मई 2014 में एक युवा व्यक्ति ने कैलिफोर्निया के इस्ला विस्टा में 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी और 14 अन्य को घायल कर दिया और फिर पुलिस के पकड़ने से पहले खुद अपनी जान ले ली। जल्द ही अपराधी की पहचान एलियट रोजर के रूप में हुई, जो खुद को इंसेल मानता था और ऑनलाइन फोरम्स पर महिलाओं और यौन रूप से सक्रिय पुरुषों के प्रति अपनी नफरत जताता था। आज वो अपने कुख्यात यूट्यूब वीडियो रिट्रिब्यूशन और इंसेल समुदाय से जुड़ाव के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। लेकिन एलियट रोजर आखिर था कौन और वो खुद को इंसेल्डम के अंधेरे रास्ते पर कैसे ले गया? इस डॉक्यूमेंट्री में हमारे साथ जुड़िए, जहां हम एलियट रोजर के जघन्य मामले की जांच करेंगे, जो कि मूल इंसेल किलर था। एलियट ओलिवर रॉबर्टसन। रोजर का जन्म 24 जुलाई 1991 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। वह 2 बच्चों में बड़ा था। उसके माता पिता पीटर रोजर और ओंगली चिंताई थे और परिवार अमीर व हॉलीवुड में उनकी पहचान मजबूत थी। पीटर आज भी एक फिल्म निर्माता के रूप में काम करते हैं। अतीत में उन्होंने टीवी विज्ञापन निर्देशित किए, डॉक्यूमेंट्री ओ माय गॉड बनाई और 2012 में पहली हंगर गेम्स फिल्म के सेकेंड यूनिट डायरेक्टर रहे। उन्हें अपने काम के लिए कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें कई फिल्म फेस्टिवल्स के भी शामिल हैं। रॉजर की मां ने इसी बीच हेल्थ केयर में ट्रेनिंग ली थी और 1980 के दशक में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर और कल्ट क्लासिक्स फिल्मों में ऑन सेट नर्स के रूप में काम किया, जिनमें द प्रिंसेस ब्राइड और इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड शामिल है। रॉजर के दादा जॉर्ज रॉजर भी एक प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे। वो एक फोटो जर्नलिस्ट थे, जिन्हें बेल्सेन कंसंट्रेशन कैंप में नाजी जर्मनी के अत्याचारों की तस्वीरें लेने के लिए जाना जाता है। हालांकि इसके बाद उन्होंने युद्ध संवाददाता के रूप में काम करना बंद कर दिया और अपना ध्यान आदिवासी लोगों, प्रकृति और वन्य जीवन की ओर लगा दिया। उनके अधिकतर काम नेशनल ज्योग्राफिक में छपे और उन्होंने अधिक समय सिडान के आदिवासियों की जिंदगी कैमरे में रिकॉर्ड करने में बिताया। 1991 में रोजर के जन्म के बाद उनका परिवार और दक्षिण की ओर चला गया और ससेक्स में बस गया। उन्होंने परिवार की दौलत और प्रतिष्ठा के कारण विशेषाधिकार प्राप्त बचपन बिताया। उनकी मां ने रोजर और 1995 में जन्मी उनकी छोटी बहन जॉर्जिया की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ दी थी। उनकी नानी भी जल्दी परिवार में आ गईं। ससेक्स में रहते हुए रॉजर ने डोरसेट हाउस स्कूल नामक एक निजी लड़कों के स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन जब वह 5 साल के थे तो उनके परिवार ने अमेरिका जाने का फैसला किया। वे लॉस एंजलिस के वुडलैंड हिल्स में रहने लगे, जहां रोजर ने पाइनक्रेस्ट स्कूल फिर टोपांगा एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की। हालांकि अमेरिका जाने से ठीक 2 साल पहले रोजर के माता पिता का तलाक हो गया था और दोनों ने अपने 2 बच्चों की कस्टडी आपस में बांट ली थी। दोनों बच्चे हफ्ते के दिनों में अपनी मां के साथ रहते थे और फिर वीकेंड पर अपने पिता से मिलने जाते थे। 1999 में सिर्फ 1 साल बाद पीटर ने दोबारा शादी कर ली। रोजर की सौतेली मां सुलमाया अकाबॉन, मोरक्को में जन्मी फ्रेंच अभिनेत्री हैं, जिन्होंने ग्रीन जोन और लवलेस जैसी हॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने कई फ्रेंच प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया है। सुलमाया और पीटर का एक बेटा है, जिसका नाम जैज है। अपने माता पिता के तलाक से पहले के वर्षों में रोजर स्कूल में शांत और अंतर्मुखी व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे और उसके बाद के वर्षों में उन्होंने सामाजिक रूप से संघर्ष करने के संकेत दिखाए। वह बोलने की बजाय लिखना पसंद करते थे, ब्रेक के समय अपने सहपाठियों से बचते थे और जब कक्षा में उनसे बात की जाती थी तो अक्सर धीमी फुसफुसाहट में बोलते थे। रोजर के बारे में यह भी जाना जाता था कि वह पैर थपथपाने और खास तरह की आवाजें निकालने जैसे व्यवहार करते थे, जो शायद स्टिमिंग था, एक आत्म सांत्वना देने वाली और दोहराई जाने वाली तकनीक जिसे अक्सर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। वह जल्दी अभिभूत
और उत्तेजित हो जाते थे और सामाजिक आयोजनों, खासकर जन्मदिन पार्टियों को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। डिज्नीलैंड की एक यात्रा के दौरान वह भीड़ से इतने अभिभूत हो गए कि रोने लगे और जब भी उनके माता-पिता किसी बहस में उनकी बहन से सहमत हो जाते थे, तो वह अक्सर गुस्से में आकर जिद करने लगते थे। कहा जाता है कि वे जॉर्जिया को अपनी प्रतिद्वंदी मानते थे। माता-पिता के तलाक के 1 साल बाद लीचिन ने रोजर की परवरिश के लिए पीटर से ज्यादा पैसे की मांग करते हुए हलफनामा दायर किया। उसने बेटे को उच्च कार्यशील ऑटिस्टिक बताया, जिसे विशेष देखभाल चाहिए थी, पर पीटर ने डॉक्टर स्टीफन स्कैपर से बात कर इस निदान को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि रोजर शायद चिंता या अवसाद से पीड़ित था, जो निदान में नहीं था, और सुझाव दिया कि 8 साल के बच्चे की बाल मनोचिकित्सक से जांच कराई जाए ताकि परिवार सही निदान और उपचार योजना बना सके। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि रोजर को किशोरावस्था तक किसी भी चीज का औपचारिक रूप से निदान किया गया था, लेकिन फिर भी उसके माता-पिता ने उसके लिए अपनी पूरी कोशिश की। उसे कई डॉक्टरों, काउंसलरों के पास ले जाना और बचपन में खेल साथियों के पास लाना ताकि उसकी सामाजिक क्षमताएं और जीवन बेहतर हो सके। एक पारिवारिक मित्र ने याद किया कि सर्दियों में एले घर पर क्रिसमस पार्टी में शामिल हुए और ताजी हवा लेने बाहर निकले। जब उन्होंने ऐसा किया तो उनकी मुलाकात रोजर से हुई, जो उस समय सिर्फ 12 साल का था। उन्हें याद है कि वो लड़का रात के आसमान को देख रहा था। बताया जाता है कि जब पारिवारिक मित्र घर से बाहर आए तो रोजर ने थोड़ी देर के लिए अपना सिर झुका लिया, फिर वापस ऊपर देखने लगा। पारिवारिक मित्र ने देखा, वह सिर्फ थोड़ा अंतर्मुखी नहीं था, बल्कि जितना कोई भी व्यक्ति मेरी जिंदगी में रहा है, वह उतना ही अंतर्मुखी था। एक महिला जो रोजर को बचपन से जानती थी और जिनका बेटा उसके साथ स्कूल जाता था, ने उसे भावनात्मक रूप से परेशान बताया। उन्हें याद है कि जब वह खेलने के लिए घर आता था तो वह सबसे छुप जाता था, और उन्होंने कहा कि रोजर में बचपन से ही कुछ अजीब सा था जो उन्हें अलग लगता था। उन्होंने कहा कि 2014 में हत्या की घटना पर उन्हें हैरानी नहीं हुई। उन्होंने कहा, अगर मुझे किसी एक को चुनना होता तो वो एलियट ही होता। मेरी पत्नी और मैं नहीं चाहते थे कि बेटा एलियट के साथ रहे। रॉजर को हाई स्कूल में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कम से कम 2 बार वो अलग-अलग स्कूलों से भाग गया और अपने माता-पिता को रोते हुए फोन किया, उनसे गुहार लगाई कि वे आकर उसे ले जाएं, क्योंकि उसे वहां तंग किया जा रहा था। अपने किशोर अवस्था के दौरान वो 3 अलग-अलग स्कूलों में पढ़ाई करेगा। जब वो लगभग 15 या 16 साल का था, तो उसे एक पैनिक अटैक आया, जिसमें वो पूरी तरह से हॉलवे में बिना हिले डुले खड़ा रह गया, जैसे वो लकवाग्रस्त हो गया हो और हिल भी नहीं पा रहा था, जब तक कि उसकी मां को बुलाकर उसे ले जाने के लिए नहीं कहा गया। उसके माता-पिता को उसकी बहुत चिंता रहती थी और वे सोचते थे कि वह बाकी दुनिया के साथ कैसे घुलेगा मिलेगा। रॉजर ने क्रिस्पी कार्मेलाइट हाई स्कूल में पढ़ाई की और अपनी मैनिफेस्टो जीवनी में वह पढ़ने के उत्साह को याद करता है, लेकिन उसने कहा कि उसकी उत्सुकता उस वक्त डर में बदल गई जब उसने स्कूल के मैदान में छात्रों की भीड़ देखी। रॉजर ने याद किया, मैं कार में कुछ देर रोया और पिता से कहा कि मुझे बाहर जाने से डर लग रहा है। उसने लिखा कि लंच टाइम और स्कूल के बाद मुझ पर खाना फेंका गया। कैसे भयानक और संवेदनहीन लोग होंगे जो अपने से छोटे एक लड़के का मजाक उड़ाते हैं, जो अभी-अभी हाई स्कूल में आया है। हर लिहाज से वह बहुत असुरक्षित किशोर था और ये उसके वयस्क जीवन तक रहा। अपनी दुबली काया और छोटे कद को लेकर वह बहुत संकोची था, इसलिए उसने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया ताकि काया सुधरे और शायद कद बढ़े। उसे अपनी मिश्रित नस्ल पसंद नहीं थी और वो इससे शर्मिंदा रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो साथियों से अलग है। ये असुरक्षाएं बचपन से थीं। जब वो सिर्फ 9 साल का था, उसने अपने बालों को सुनहरा रंग लिया और स्केटबोर्डिंग शुरू कर दी, ताकि वह खुद की ओर सकारात्मक ध्यान आकर्षित कर सके और नई दोस्तियों के लिए रास्ता खोल सके। उसी साल उसने स्कूल बदलकर टाफ्ट चार्टर हाई स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन जल्दी वही पुराने पैटर्न दोबारा शुरू हो गए। रॉजर ने माता-पिता से कहा कि उसे लॉकर के पास धक्का दिया जाता है और सहपाठी लड़कियों के सामने अपमानित करते हैं। टाफ्ट चार्टर हाई स्कूल में पढ़ते समय रॉजर को गलियारे में पैनिक अटैक आया और वह फिर स्कूल नहीं गया। इसके बाद वो इंडिपेंडेंस स्कूल गया, जहां करीब 100 छात्र थे। इस स्कूल में ट्रबल्ड छात्रों को पढ़ाई के लिए आकर्षित करने और उन्हें प्रोग्राम से जोड़े रखने के लिए लगभग 3-4 घंटे की क्लास होती थी।
इतने छोटे स्कूल में भी रोजर घुलने मिलने में मुश्किल महसूस करता था और कम बोलता था। इंडिपेंडेंस स्कूल की प्रिंसिपल डेबोरा स्मिथ ने बताया कि उसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के आम लक्षण थे, जैसे सामाजिक कठिनाई, आंखों से संपर्क से बचना और खुद में रहना। उन्होंने बताया कि वो बहुत होशियार था और इंडिपेंडेंस स्कूल में आमतौर पर पसंद किया जाता था। अन्य सहपाठी उसके प्रति काफी सुरक्षात्मक महसूस करते थे और शिक्षक उसे हमारा एलियट कहकर बुलाते थे। उन्होंने बताया कि कभी-कभी लंच के समय बच्चे उसे अपने टेबल पर बैठने के लिए प्रोत्साहित करते थे। कभी-कभी वो ऐसा करता था, लेकिन तब वो बस वहां रहता था। उन्होंने बताया कि उसकी विशेष शिक्षा सहायक में से एक के साथ कुछ हद तक संबंध था और वही व्यक्ति थी जिससे रोजर्स लंबी बातें कर सकता था। बताया जाता है कि वह अक्सर उस सहायक के साथ वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट के बारे में चर्चा करता था। जब वह घर पर होता था तो रोजर अपना ज्यादातर समय वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट खेलने में बिताता था। वो अक्सर अपनी सौतेली मां से इस बारे में झगड़ता था, जो ये कोशिश करती थी कि वो इसे खेलने में कितना समय बिताए, उसे कम किया जाए। डेबोरा स्मिथ ने निष्कर्ष निकाला कि उसमें सामाजिक जुड़ाव की चाहत और अस्वीकृति के डर में खींचतान थी। रोजर ने छोटी उम्र में ही ऑनलाइन चैट रूम और फोरम में सक्रियता शुरू कर दी थी। 11 साल की उम्र में उसके ऑनलाइन दोस्त ने उसे सुंदर नग्न लड़कियों की तस्वीरें भेजीं। बाद में उसने अपनी मैनिफेस्टो जीवनी में लिखा, जब मैंने उन तस्वीरों को देखा तो मैं शब्दों से परे हैरान रह गया। मैंने पहली बार खूबसूरत लड़कियों को नग्न देखा, जिस दृश्य ने मुझे गहरी भावनाओं से भर दिया। उसने ये भी जोड़ा कि उस घटना ने उसे आघात पहुंचाया और उसी पल उसका बचपन उससे दूर होता जा रहा था। उसे याद आया कि वह बच्चा ही रहना चाहता था, पर इतनी स्पष्ट चीजें देखने के बाद उसके भीतर जागी भावनाओं ने उसे हमेशा बदल दिया। 2 साल बाद उसने एक किशोर को इंटरनेट कैफे में पॉर्न देखते देखा, जिससे रॉजर की स्थिति और बिगड़ गई। देखने के बाद उसे अपराध बोध महसूस हुआ। वो इतना ज्यादा अपराध बोध महसूस कर रहा था कि उसने इस बारे में अपने माता-पिता से बात करने से भी इनकार कर दिया। 2007 में 16 साल की उम्र में रॉजर को परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड का निदान हुआ। यह विकार बाद में 2013 में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। इसमें शामिल होने से पहले परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड के लक्षणों में संचार में कठिनाई, सामाजिकता में परेशानी, शरीर की दोहरावदार हरकतें या व्यवहार के पैटर्न, दुनिया को असामान्य तरीके से देखना, ऐसी कल्पनाओं में डूबे रहना जो जीवन में हस्तक्षेप करें, और कौशल विकास में असमानता शामिल थी। उस समय रोजर ऑटिज्म के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करते थे, लेकिन उनके परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड के निदान के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए कुछ सहायता और संसाधन मिले। इसी समय के आसपास उन्हें ज़ेनेक्स, जो कि एक एंटी एंजाइटी दवा है, और प्रोजेक, एक एंटी डिप्रेसेंट, दी गई थी। लेकिन 12 महीनों के बाद उन्होंने दोनों दवाएं लेना बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने पैक्सिल लेना शुरू किया, जो एक और एंटी डिप्रेसेंट है, लेकिन उन्होंने शिकायत की कि इससे उन्हें बहुत ज्यादा नींद आती है और उन्होंने ये दवा भी लेना बंद कर दी। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वे अपनी समस्याएं खुद हल करेंगे। इसी दौरान रोजर और उनकी सौतेली मां के बीच हालात और बिगड़ गए। उनकी सौतेली मां को लगता था कि वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट के प्रति उनकी दीवानगी अस्वस्थ है, क्योंकि वे दिन भर कमरे में अकेले रहते और असली दुनिया से नहीं जुड़ते थे। और उनका रिश्ता इतना तनावपूर्ण हो गया कि आखिरकार पीटर ने रोजर को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। परिवार की कोशिशों के बावजूद रोजर हाई स्कूल के बाद और अंतर्मुखी हो गया। उसने कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की, पहला पियर्स कॉलेज था। इस दौरान उसके माता-पिता ने इंडिपेंडेंस की डेबोरा स्मिथ को पत्र लिखा और बताया कि वो अच्छा कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे रोजर का व्यवहार काफी अजीब सा लग रहा था। 11 सितंबर के बाद उसके पिता ने कई काम गंवाए और उनकी डॉक्यूमेंट्री ओ माय गॉड फ्लॉप हो गई। इससे उन्हें $2 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ और चाइल्ड सपोर्ट भुगतान रोकना पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि रोजर काफी निराश हो गया। इस समय तक वह जवान महिलाओं पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर चुका था और उसे लगता था कि वे उसे अस्वीकार कर रही हैं। उसे विश्वास था कि अमीर बनने से उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और महिलाएं उसकी ओर आकर्षित होंगी। उसने अपनी मां को किसी अमीर आदमी से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन उनकी मां दोबारा शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी। अपनी दौलत बनाने के लिए उसने लॉटरी टिकटों पर सैकड़ों डॉलर खर्च किए,
पर किस्मत साथ नहीं थी। फिर पटकथाएं लिखीं, लेकिन जल्दी हार गया। उसके माता पिता ने कई बार उसे काम दिलाने की कोशिश की, लेकिन रोजर को लगता था कि नौकरियां उसके स्तर से नीचे हैं, इसलिए वो मना कर देता था। बाद में उसने कुछ समय निर्माण कार्य किया। पियर्स कॉलेज में पढ़ाई के वक्त रोजर को कैंपस में जोड़ों को देखकर गुस्सा आता था। उसने लिखा, कॉलेज में जितना समय बिताया उतना ही खुद को हीन और अदृश्य महसूस किया। जब लड़कों को खूबसूरत लड़कियों के साथ देखता तो खुद को तुच्छ महसूस करता था। जल्द ही रोजर ने पियर्स कॉलेज छोड़ दिया और मूर पार्क कॉलेज में दाखिला ले लिया, जो कि एक काफी छोटा संस्थान था। उसे उम्मीद थी कि यहां उसकी मुलाकात किसी युवती से होगी और वह खास तौर पर सुनहरे बालों वाली महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करता था। हालांकि रोजर को कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिली और वह कॉलेज जीवन से फिर जल्दी असंतुष्ट हो गया। वह अपनी कक्षा में पढ़ने वाले एक जोड़े से ईर्ष्या करता था और उसे जबरदस्त अकेलापन और दुख महसूस होता था। उसने मूर पार्क में 1 साल बिताया और फिर कॉलेज छोड़ दिया। रोजर को सामाजिक होने में कठिनाई थी। इसके बावजूद बताया जाता है कि उसका एक दोस्त था जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। ये दोस्त भी कुंवारा था, लेकिन उसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, जो रोजर से बिल्कुल अलग था। रोजर इसके बारे में बहुत असुरक्षित महसूस करता था। रोजर नहीं समझ पा रहा था कि उसका दोस्त उसके जैसा गुस्सा और अधिकार क्यों नहीं महसूस करता और उसे कमजोर मानता था। जब रोजर ने अपने गुस्से के बारे में बात की और लोगों को मारने के अपने विचारों का खुलासा किया, तो दोस्त ने उससे दूरी बना ली, जिससे उनकी दोस्ती खत्म हो गई। मूर पार्क छोड़ने के बाद रोजर के माता पिता ने उसे सांता बारबरा सिटी कॉलेज भेजा। उन्होंने रोजर के अपार्टमेंट और कक्षाओं का खर्चा उठाने पर सहमति दी, ताकि रोजर अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलकर अपने दोस्त खुद बना सके और माता पिता व स्कूल की यादों से दूर रहे। रोजर ने सुझाव मान लिया। उम्मीद थी कि वो यूनिवर्सिटी पार्टियों में जाकर अपनी वर्जिनिटी खो सकेगा, जिससे वह इस समय बहुत प्रभावित था। 2011 के जून की शुरुआत में रोजर स्कूल कैंपस के पास इस्ला विस्टा के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ। कुछ देर बाद रोजर को पता चला कि उसके रूममेट के काले दोस्त ने 13 साल की उम्र में वर्जिनिटी खो दी थी, जिससे वो गुस्सा हो गया। उसने मां से गुस्सा जताया और कहा कि वह इस बात से निराश है कि एक काले आदमी को सुनहरी बालों वाली महिला का ध्यान मिला, लेकिन उसे नहीं। ये रोजर के लिए टर्निंग पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। वो रूममेट से जुड़ नहीं पाया और ज्यादातर वक्त अकेले ऑनलाइन रहा। वह अपने हिस्पैनिक रूममेट्स और उनके दोस्तों को लेकर बार-बार नस्लवादी बातें करता था। उसकी महिलाओं के प्रति नफरत तब दिखी जब उसने रूममेट से कहा कि वह बदसूरत वैश्या के साथ रहकर मूर्खता कर रहा है। उस रूममेट ने नया अपार्टमेंट मांगा, ये कहते हुए कि रोजर को गंभीर मानसिक समस्याएं थीं और वो टाइम बम की तरह था जो कभी भी फट सकता था। इस्ला विस्टा में रोजर का समय उसकी मानसिक हालत और बिगाड़ गया। वह खुद को परिष्कृत युवा मानता था, जिसे सुंदर गोरी महिला के साथ संबंध का हक है, लेकिन गर्लफ्रेंड बनाने में असफल रहा और खुद पर ध्यान देने के बजाय दूसरों को दोष देता रहा। उसने महिलाओं को उसे ठुकराने के लिए दोषी ठहराया। उसने उन पुरुषों को दोषी ठहराया जो महिलाओं के साथ उससे ज्यादा सफल थे। उसने ऐसे लोगों को मारने के बारे में सोचना शुरू कर दिया और कल्पना करने लगा कि वो उन जोड़ों की हत्या कर रहा है जो यौन गतिविधि में लगे हुए हैं। जुलाई 2011 में स्थानांतरण के 1 महीने बाद ही उसने सार्वजनिक जगहों पर चुंबन कर रहे कई जोड़ों पर पेय फेंका। जनवरी 2012 में उसने बस स्टॉप पर 2 युवा सुनहरी बालों वाली महिलाओं को मुस्कुरा कर देखा, पर उन्होंने उसे नजरअंदाज किया। नतीजतन उसने अपनी कार घुमा ली और उन पर अपनी लाटें फेंक दी। महिलाओं का ध्यान पाने के लिए वह डिजाइनर चीजें खरीदने और अपनी काली BMW में घूमने लगा, ताकि खुद को पैसे और रुतबे वाला दिखा सके। वो असल जिंदगी में महिलाओं के पास कम ही जाता था, बल्कि सार्वजनिक जगहों पर इंतजार करता था कि कोई खुद उसके पास आए। फरवरी 2012 में उसने अपनी कक्षाओं से नाम वापस ले लिया, क्योंकि वो अपनी जिंदगी और आसपास के लोगों से परेशान थी। इस बिंदु से आगे उसकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा ऑनलाइन ही बीतने लगा। वो अपने ज्यादातर दिन उन दूसरे पुरुषों के साथ बिताता था जो महिलाओं से उतने ही आहत महसूस करते थे जितना कि रोजर इंसेल चैट फोरम्स में। इंसेल का मतलब है इनवॉलेंटरी सेलिबेट,
और ये उन पुरुषों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो यौन संबंध बनाना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी वजह से ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। लॉरा बेट्स, जिन्होंने मेन हु हेट विमेन के लिए इंसेल संस्कृति पर रिसर्च की, ने द गार्जियन को बताया वे सेक्स नहीं कर रहे हैं पर करना चाहते हैं। वे महिलाओं को पूरी तरह से वस्तुकरण और अमानवीय यौन वस्तु के रूप में देखते हैं जो केवल पुरुषों की यौन संतुष्टि के लिए मौजूद हैं, और वे इस बात के लिए महिलाओं को दोषी मानते हैं कि वे सेक्स नहीं कर पा रहे हैं। इंसेल्स महिलाओं के साथ सेक्स को अधिकार मानते हैं और उन्हें फीमेल्स या फेमॉइड्स कहकर अमानवीय बनाते हैं। रॉजर की मृत्यु के बाद वे इंसेल्स के पोस्टर बॉय बने और ब्लैक पिल मूवमेंट से जुड़े माने गए। ब्लैक पिल दृष्टिकोण वाले पुरुष अक्सर मानते हैं कि सिस्टम बदल नहीं सकता और दुनिया को जैसी है वैसी ही देखते हैं, जिससे उनका नजरिया निराशाजनक और हार मानने वाला होता है। इंसेल संस्कृति में महिलाओं के खिलाफ हिंसा आम है, लेकिन ब्लैक पिल मूवमेंट्स में ये ज्यादा दिखती है। रेड पिल्ड लोग मानते हैं कि वे अपनी शक्ल सुधार सकते हैं, जबकि ब्लैक पिल्ड पुरुषों को लगता है कि आकर्षकता सिर्फ जेनेटिक्स पर निर्भर है और सुंदर न होने पर उम्मीद नहीं बचती। रोजर ने खुद को ब्लैक पिल्ड नहीं कहा, लेकिन उसमें इस सबकल्चर की मुख्य बातें थीं, जैसे मौत और हिंसा को अनिवार्य मानना और सिस्टम बदलना असंभव समझना। आज कुछ ब्लैक पिल्ड समुदायों का मानना है कि ईआर जाना यानी एलियट रोजर जैसा करना उनके गिने चुने विकल्पों में से एक है। लॉरा बेट्स ने कहा कि ब्लैक पिल्ड समूह इंसेल विद्रोह या बगावत का दिन के लिए उकसाते हैं, जिसमें वे ऑफलाइन महिलाओं का नरसंहार करने की बात करते हैं। ये अकेले पुरुषों के लिए अच्छा या सहायक समुदाय नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हिंसा को उकसाते हैं। ये एक ऐसा समुदाय है जो विशेष रूप से महिलाओं पर हिंसा करने पर केंद्रित और जुनूनी है। रॉजर पिकअप आर्टिस्ट हेट नामक फोरम का सदस्य था, जहां पुरुष पिकअप आर्टिस्ट्स पर गुस्सा जाहिर करते थे जो महिलाओं के साथ सफल होते थे। मार रॉजर ने महिलाओं के प्रति घृणा जताते हुए पूछा कि वे उसकी करिश्मा का विरोध कैसे कर सकती हैं। उसने कहा इंसेल्स को पलटवार करना चाहिए। लिखा कि एक दिन वे अपनी असली ताकत पहचानकर इस दमनकारी नारीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना शुरू करो जहां महिलाएं तुमसे डरें। ऑनलाइन गुस्से में कई ने रोजर का समर्थन किया, पर बाद में कुछ लोग विरोध में आ गए। उन्होंने फोरम्स पर उस पर हमला कर उसे हताश, असुरक्षित, अधिकार जताने वाला और रोने वाला कहा। वो bodybuilding.com पर सक्रिय था। वहीं एक यूजर ने उसका Why do girls hate me so much नामक YouTube वीडियो देखा। उन्होंने लिखा, मैं बुरा नहीं बनना चाहता, लेकिन तुम्हारे वीडियो का अजीब एहसास ही शायद वजह है कि तुम्हें लड़कियां नहीं मिलती। बाद में वह वीडियो हटा दिया गया और रोजर ने दावा किया कि उसके माता पिता ने वो वीडियो देख लिए थे, इसलिए उसने उन्हें अस्थायी रूप से हटा दिया। उसने वादा किया कि वे कुछ दिनों में फिर से अपलोड कर दिए जाएंगे, साथ ही और भी वीडियो जो उसने शूट किए हैं। 2012 के अंत में रोजर ने बंदूक चलाना सीखना शुरू किया। उसी साल दिसंबर में उसने $750 से ज्यादा में एक ग्लॉक 32 लॉन्ग स्लाइड सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल खरीदी। 3 महीने बाद उसने बरबैंक के एक हथियार डीलर से SIG सॉवर P226 हैंडगन पर $1100 से ज्यादा खर्च किए। इस समय तक वह अपने हमले की योजना बनाने के चरण में गहराई तक जा चुका था। वो 1 साल पहले से अपने प्रतिशोध के दिन का सपना देख रहा था और अब इस्लाविस्टा के लोगों पर हमले की तैयारी में जुट गया था। उसने महिलाओं और जोड़ों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी और तय किया था कि इसे नवंबर 2013 में अंजाम देगा। 20 जुलाई 2013 को वो एक हाउस पार्टी में इस उम्मीद में गया कि 22वें जन्मदिन से पहले वर्जिनिटी खो सके। पार्टी से पहले उसने घबराहट कम करने को वोडका पी थी। जैसे ही वो अंदर गया, उसने एक एशियाई आदमी को सुनहरे बालों वाली महिला से बात करते देखा, जिससे गुस्से में आकर उसने उस आदमी से टकरा दिया। शराब के बावजूद रोजर खुद को उस महिला से बातचीत शुरू करने में असमर्थ ही पाया। वह ऊपर की मंजिल पर गया, किनारे चढ़ा और उंगली से लोगों पर निशाना साधकर गोली चलाने का नाटक किया। इसके बाद उसने किनारे बैठी कुछ महिलाओं को उनके दोस्तों के साथ गिराने की कोशिश की। शोर सुनकर कई लोग आए और रोजर को धक्का दे दिया, जिससे उसकी टखने की हड्डी टूट गई। वो पार्टी छोड़ने वाला था,
तभी उसे एहसास हुआ कि उसका चश्मा और नेकलेस खो गया है। उन्हें ढूंढते हुए वो गलती से दूसरी प्रॉपर्टी में चला गया जहां उस पर हमला हुआ। उसके शरीर पर चोट, खरोंचें और सूजी आंख थी। अगले दिन पिता उसे अस्पताल ले गए जहां टखने की सर्जरी हुई। इसके बाद उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। 2 पुलिस अधिकारियों से बात करते हुए उसने दावा किया कि उसने किसी का अपमान किया था, जिसके बाद उसे एक किनारे से धक्का दे दिया गया। इसके बाद वो गलती से एक और घर में चला गया जहां बिना किसी उकसावे के 10 लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उसने कहा उन्हीं लोगों ने उसे होमोफोबिक गाली दी। अधिकारियों ने पूछा पुलिस क्यों नहीं बुलाई, तो रोजर ने कहा उसे नहीं पता था किसे बुलाना है। उन्होंने इस कहानी पर विश्वास नहीं किया और पार्टी के एक गवाह ने बताया कि रोजर ने घटना शुरू की थी जिससे उसे छत से धक्का दिया गया। उन्होंने देखा कि वह पार्टी में अजीब व्यवहार कर रहा था और किसी से नहीं बात कर रहा था। उसके अपार्टमेंट ब्लॉक के एक पड़ोसी ने याद किया कि जब वह घर लौटा था तो उसने रोजर को पाया था और उसे शांत करने की कोशिश की थी। पड़ोसी ने बताया वो बोल रहा था मैं उन्हें मार दूंगा, खुद को भी मार लूंगा। कानून प्रवर्तन ने रोजर को मुख्य उकसाने वाला माना, लेकिन उस पर कोई आरोप नहीं लगा या पूछताछ नहीं हुई और मामला बंद कर दिया गया। अपनी घायल टखने के कारण उसे पता था कि वो नवंबर में अपने प्रतिशोध के दिन को अंजाम नहीं दे पाएगा और उसने इसे फरवरी 2014 तक टाल दिया। ठीक होने के दौरान उसके माता-पिता ने उसके लिए पेशेवर मदद ली, जिससे वो मनोचिकित्सक चार्ल्स सोफी के साथ थेरेपी सत्रों में गया। सोफी को सेलिब्रिटी क्लाइंट्स के साथ काम और रियलिटी टीवी में भाग लेने के कारण विवादास्पद माना जाता है। उन्होंने रोजर को रिस्पेरिडोन दवा लिखी, लेकिन 22 वर्षीय रोजर ने इसे लेने से इनकार कर दिया। बाद में उसने लिखा रिसर्च के बाद लगा कि ये मेरे लिए गलत है। मैंने इसे लेने से मना किया और फिर कभी डॉक्टर सोफी से नहीं मिला। मई 2013 से मई 2014 के बीच रोजर ने कई काउंसलरों से मुलाकात की और 29 सेशनों में भाग लिया। उसकी सामाजिक जिंदगी सुधारने के लिए एक लाइफ कोच भी रखा गया था। कोच ने सुझाव दिया कि वो इस्ला विस्टा छोड़ दे क्योंकि ये उसकी मानसिक सेहत के लिए साफ तौर पर नुकसानदायक था, लेकिन रोजर ने इस विचार को खारिज कर दिया। कोच ने उसकी मां से यह भी कहा कि उसे एक रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट सेंटर में रखना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक नियमित थेरेपी ले सके, या कम से कम उसे वापस घर बुला लेना चाहिए ताकि वो एक थेरेपिस्ट और सोशल वर्कर से इलाज ले सके। रोजर ने लीचिन को समझा दिया कि दोनों सुझाव उसकी मदद नहीं करेंगे और उसे इस्ला विस्टा में रहने देने के लिए मना लिया। चूंकि वह कानूनी रूप से वयस्क था, लीचिन जानती थी कि वह उसे न तो जबरदस्ती कहीं और भेज सकती हैं और न ही किसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी में शामिल करवा सकती हैं। हमले से कुछ महीने पहले रोजर ने तीसरी हैंडगन खरीदी ताकि बाकी बंदूकें जाम हों तो उसका इस्तेमाल कर सके। सीरियल किलर और अन्य सच्चे अपराध विषयों के बारे में पढ़ा। यूट्यूब चैनलों पर कई पुरुष अधिकार कार्यकर्ताओं को करीब से फॉलो किया और नाजी पार्टी पर भी काफी रिसर्च की। गूगल पर ऐसे सवाल पूछता था जैसे क्या एडोल्फ हिटलर की गर्लफ्रेंड थी, नाजी कर्ब स्टॉम्प और एडोल्फ हिटलर और आकर्षण का नियम। उसने ऐसी चीजें भी सर्च की जैसे आधुनिक यातना उपकरण और विभिन्न आतंकवादी हमलों की जानकारी ढूंढी, जिसमें अप्रैल 2014 में हुआ शिजीयांग चाकू और बम हमला भी शामिल है। वह इंसेल फोरम्स में एक्टिव रहता था, जहां वह महिलाओं को डेट करने वाले पुरुषों और अन्य जातियों व मिश्रित जाति के जोड़ों के प्रति अपनी नफरत जाहिर करता था। उसने कहा कि गैर श्वेत पुरुष महिलाओं के लायक नहीं हैं और अपने आधे श्वेत वंश पर गर्व किया। इस दौरान उसने अपनी 137 पृष्ठों की घोषणा पत्र जीवनी बनाई, जिसका नाम था माय ट्विस्टेड वर्ल्ड, एलियट रोजर की कहानी। उसने दस्तावेज में झुंझलाहट जताई कि वो महिलाओं को वश में नहीं कर सका और उन्हें महामारी बताया। वो मानता था, जैसे कई इंसेल्स, कि महिलाओं को अधिकार व साथी चुनने की आजादी से समाज का पतन हो रहा है और सिर्फ सभ्य बुद्धिमान पुरुषों को महिलाओं के यौन साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए। उसने यह भी उल्लेख किया कि उसे नारीवाद और महिलाओं के अधिकारों से नफरत है और वह मानता था कि महिलाओं से ऐसे सभी अधिकार छीन लिए जाने चाहिए। उसने आगे ये भी कहा कि वो समाज से पूरी तरह से प्रेम और सेक्स को हटाना चाहता है और उसने अपनी उस कल्पना का वर्णन किया जिसमें वो एक ऐसा नेता बन जाता है जिसके पास कट्टर वफादार सैनिक होते हैं जो महिलाओं को यातना शिविरों में कैद कर देते हैं। कुछ महिलाओं को कृत्रिम गर्भाधान से मानव जाति बढ़ाने के लिए चुना जाएगा।
बाकी महिलाओं का अस्तित्व पुरुषों से छुपा रहेगा। रॉजर ने अपनी सौतेली मां को मारने की योजना और अपने सौतेले भाई से जुड़ी अपनी चिंता साझा की, जिससे उसे डर था कि वो लड़कियों में उससे ज्यादा लोकप्रिय हो जाएगा। 23 मई 2014 को रॉजर ने आखिरकार अपना बदला लेने का दिन शुरू किया। उसने शुरुआत की अपने 20 वर्षीय रूममेट वीहान वांग पर घात लगाकर हमला करके, जिसे रॉजर ने 15 बार चाकू मारा और 23 बार काटा। उस समय रॉजर के पास एक 6 इंच का एसआर के चाकू और एक 9 इंच का शिकार करने वाला चाकू दोनों थे। उसने रूममेट की लाश को कमरे के कोने में घसीटकर कंबलों कपड़ों से ढक दिया। फिर उसने 20 वर्षीय चेंग युआन होंग पर हमला किया, जो बचने की कोशिश में मारा गया। उसे 25 बार चाकू मारा और 12 बार काटा गया। उसकी 5 चोटें मौत के बाद दी गई थीं। हत्या के बाद उसकी लाश वेहान की लाश के पास रख दी गई और फिर से कंबलों और कपड़ों से ढक दी गई। 19 वर्षीय जॉर्ज चेन रोजर का तीसरा शिकार बना। वो वेहान और चेंग का दोस्त था और उनसे मिलने के लिए अपार्टमेंट आया था। उसकी मौत 94 बार चाकू मारने और 11 बार काटने के बाद हुई। उसकी लाश बाथरूम में छोड़ दी गई थी। रोजर ने अपार्टमेंट साफ करने की कोशिश की, लेकिन बहुत खून होने के कारण दीवारों, छत और फर्श पर खून के छींटे रह गए। उसने नहाया, कपड़े बदले, स्टारबक्स लिया और मां को मैसेज किया कि बाद में कॉल करेगा। अपार्टमेंट लौटकर उसने अपनी डायरी में लिखा, मुझे कुछ पन्ने फाड़ने पड़े क्योंकि मुझे डर था कि मेरी मंशा पता चल जाएगी। मैंने उन्हें जितनी जल्दी हो सका फिर से जोड़ दिया। यही है, 1 घंटे में मैं इस क्रूर दुनिया से अपना बदला ले लूंगा। मैं तुम सब से नफरत करता हूं, मर जाओ। रॉजर का बदला लेने वाला वीडियो उसी समय यूट्यूब पर डाला गया था और उसने अपना घोषणा पत्र भी 34 लोगों को भेजा, जिसमें उसकी मां, पिता, थेरेपिस्ट, पूर्व शिक्षक और बचपन के दोस्त शामिल थे। ईमेल में लिखा था, संलग्न है एलियट रॉजर की जीवन कहानी, जो बताती है कि मैं ऐसा कैसे बना। रॉजर की योजना थी अल्फा फी सोरोरिटी हाउस जाकर वहां के निवासियों को मारना और इमारत को जलाना। उसने इस चरण को महिलाओं के खिलाफ युद्ध कहा और सोरोरिटी हाउस की महिलाओं को सबसे ज्यादा नफरत करने वाली बताई। उसने कहा, इन्हें इसलिए चुना क्योंकि ये महिला जाति में वो सब दर्शाती हैं जिससे मुझे नफरत है। रात 9:15 बजे वो अल्फा फी सोरोरिटी हाउस पहुंचा, अपने 3 ऑटोमेटिक पिस्तौल, अतिरिक्त गोलियां और पेट्रोल से भरा एक जरी केन लेकर। हालांकि उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि वह सुरक्षित दरवाजे को पार नहीं कर सकता, जो न केवल भारी था बल्कि अंदर जाने के लिए कोड भी जरूरी था। उसने कई मिनटों तक दरवाजे पर दस्तक देने का फैसला किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि ज्यादातर निवासी लास वेगस की यात्रा पर थे और बाकी महिलाएं लंबे दिन की थकान के कारण जवाब देने के लिए बहुत थकी हुई थीं। रॉजर ने जेरिकेन नीचे रखा और कार की ओर लौटा। तभी उसने देखा कि कई महिलाएं इमारत के पास से गुजर रही थीं। ये महिलाएं 19 वर्षीय वेरोनिका, 22 वर्षीय कैथरीन कूपर और 20 वर्षीय बियांका डेकॉक डेल्टा सोरोरिटी का हिस्सा थीं और वहीं वापस जा रही थीं। जब रॉजर ने उन्हें देखा, वो कार में महिलाओं के पास गया और खुली खिड़की से गोलियां चला दीं। हमले की शिकार महिलाओं की चीख पुकार ने तुरंत सबका ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया और कई लोग मदद के लिए पास के शेरिफ के डिप्टी के पास दौड़ पड़े। मियांका के पास डिप्टी आया, जिसने उसकी चोट पर दबाव डाला। एक अन्य व्यक्ति ने कैथरीन पर सीपीआर करना शुरू किया, जबकि तीसरे ने वीस को सांत्वना देने की कोशिश की, जो जमीन पर खून बहा रही थीं। पास के छात्र उन युवतियों की मदद के लिए आए जो सीपीआर दे रही थीं। उनसे बात करते रहे ताकि वे होश में रहें और अपने कपड़े, तकिए और पट्टियों के रूप में देने लगे। फिर भी दुख है कि कैथरीन और वेरोनिका दोनों ही चोटों के कारण चल बसीं। वेरोनिका को 7 गोलियां लगीं, जिनमें 6 टांगों, नितंब और कमर के पास, और आखिरी गोली दिल व फेफड़ों में लगीं। कैथरीन को 8 बार गोली मारी गई थी, जिनमें से कई गोलियां जानलेवा साबित हुईं। वहीं रॉजर मौके से भाग गया और एक बंद कॉफी शॉप की ओर गोली चलाई। इसके बाद वह एक डेली स्टोर गया और दुकानदारों पर गोलियां चला दीं। 20 वर्षीय क्रिस्टोफर माइकल्स मार्टिनेज को दुकान के द्वार पर छाती में गोली लगी और वह गिर पड़ा।
रोजर ने दुकान में फायरिंग की, जिससे ग्राहक और स्टाफ जान बचाने को छुप गए क्योंकि खिड़कियों के शीशे टूट गए। रोजर के जाने के बाद क्रिस्टोफर को सीपीआर दी गई, लेकिन वह गोली लगने से मर गया। रोजर गाड़ी चलाता रहा। उसने अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मारी, पिज्जा माय हार्ट रेस्टोरेंट पर गोली चलाई और तेजी से भाग गया। फायरिंग में उसने कई लोगों को घायल किया, फिर पास साइकिल चला रही महिला की जांघ में गोली मारी और आगे बढ़ गया। आखिरकार वह एक महिला से मिला जो अकेले बाहर निकल रही थी और उसने आवाज लगाई, अरे क्या हाल है। इसके बाद उसने उस पर कई बार गोली चलाई। वह सिर में गोली लगने से बाल बाल बची और फिर भाग गई। रोजर ने फिर से हमला किया, शेरिफ के डिप्टी पर गोली चलाई, कार से 2 लोगों को टक्कर मारी और एक व्यक्ति को बाहों व नितंबों में गोली मारी। इसके बाद उसने बीएमडब्ल्यू से एक साइकिलिस्ट और 2 स्केटबोर्डर्स को टक्कर मारी। फिर एक ड्राइववे में खड़े 2 पुरुषों को गोली मार दी। एकॉन पार्क के पास उसने 3 शेरिफ के डिप्टी के साथ गोलीबारी की। रात 9:35 बजे जब रोजर गोलीबारी से भाग गया, उसने अपनी बंदूक अपने सिर पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। तब ये तांडव खत्म हुआ। उसने अपनी जान लेने से पहले गाड़ी नहीं रोकी, जिससे वो एक साइकिल सवार से टकराया और आखिरकार खड़ी गाड़ी से टकराकर रुक गई। रोजर ने हिंसा के दौरान 6 विश्वविद्यालय छात्रों की हत्या की और 14 को घायल किया। रॉजर के आत्महत्या के करीब आधे घंटे बाद उसके जीवन कोच ने उसकी मां से संपर्क कर ईमेल चेक करने को कहा। अपनी इनबॉक्स में उन्हें अपने बेटे का ईमेल मिला, जिसमें मैनिफेस्टो अटैच था। उन्होंने रोजर का आखिरी यूट्यूब अपलोड भी देखा, जिससे वह घबरा गईं। उन्होंने रोजर को कॉल किया, लेकिन नंबर वॉइसमेल पर जा रहा था। लीचिन ने सांता बारबरा अधिकारियों से संपर्क कर बेटे को ढूंढने को कहा। इसके बाद उन्होंने पीटर को बताया और रोजर के माता-पिता अलग-अलग गाड़ियों से इस्ला विस्टा गए। रास्ते में लीचिन ने रोजर के अपार्टमेंट के बिल्डिंग मैनेजर से संपर्क किया और उनसे अपने बेटे की खबर लेने को कहा, लेकिन उन्होंने बताया कि यह सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इलाके में गोलीबारी हुई थी। इस बीच पीटर भी इस्ला विस्टा जाते हुए लगातार रोजर के मोबाइल नंबर पर कॉल करते रहे। रास्ते में उन्होंने और उनकी पत्नी ने रेडियो पर सुना कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बारबरा कैंपस के पास एक काले बीएमडब्ल्यू में एक सक्रिय शूटर है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने थोड़ी देर बाद दोनों माता-पिता को फोन किया, जब वे अभी भी गाड़ी चला रहे थे, और पूछा कि क्या उन्हें पता है कि उनके बेटे के पास कोई बंदूक है या नहीं। लीचिन ने याद किया कि वो ऐसे सवाल से हैरान रह गई थीं, क्योंकि उनकी जानकारी के अनुसार रोजर ने कभी भी ऐसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उन्होंने बताया कि उसे सामाजिक समस्याएं थीं, वो थेरेपी में जा रहा था और उस दिन के बाद से कोई संपर्क नहीं हुआ। लीचिन और पीटर को इस्ला विस्टा के पास एक कार पार्क में जांचकर्ताओं से मिलने को कहा गया। वहां पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि रोजर मर चुका है। उसकी जेब में ड्राइविंग लाइसेंस था, जिससे पहचान हुई। शुरुआत में उन्हें लगा कि वह शूटर का शिकार हुआ है, लेकिन सुबह करीब 4:30 बजे जब उन्होंने खबरों में पढ़ा कि रोजर इस मामले में एकमात्र संदिग्ध है, तब उन्हें सच्चाई पता चली। तलाशी वारंट के दौरान जांचकर्ताओं ने रोजर के 2 रूममेट्स और उनके एक दोस्त के शव बरामद किए। रोजर के कमरे के अंदर उन्हें खाली गोलियों के डिब्बे, कई हथियार जिनमें कई चाकू, 18 इंच की एक मछेती और एक स्लेज हैमर मिला। इसके अलावा खून से सने कपड़े और बिस्तर पर चाकू के निशान मिले, जो दर्शाते हैं कि उसने हत्या से पहले अभ्यास किया था। 2 डायरी भी मिली, जिनमें रॉजर की महिलाओं के साथ संबंध न बना पाने की लगातार निराशा का जिक्र था। उसके घोषणा पत्र की प्रति और लैपटॉप मिला, जिसमें उसका आखिरी यूट्यूब अपलोड दिखा। हमलों के बाद और जब यह सामने आया कि रोजर हमलावर था, तो उसके परिवार को बार-बार जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं, जिससे उन्हें हर कुछ दिनों में अपना घर बदलना पड़ा। लीचिन ने जॉर्जिया की सुरक्षा के लिए उसे अस्थायी रूप से विदेश भेजा। रोजर के कई रिश्तेदारों और पुराने सहपाठियों को उसके सीरियल किलर बनने पर आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग चौंक गए। इंडिपेंडेंट स्कूल की प्रिंसिपल डेबोरा स्मिथ ने कहा कि शूटिंग की खबर पर वो रोजर को पहचान नहीं पाईं। उन्होंने कहा, ये वो बच्चा नहीं था जिसे मैं जानती थी। वो बहुत मासूम और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने कभी आवाज ऊंची नहीं की। परिवार के दूर के सदस्यों ने अमेरिका के बंदूक कानूनों की आलोचना करते हुए पूछा
कि एक बीमार युवक ऐसे हथियार कैसे पा सकता है। मीडिया और जनता ने भी ऐसे सवाल उठाए। सितंबर 2014 में कैलिफोर्निया में रेड फ्लैग कानून लागू हुआ, जिससे परिवार अदालत में याचिका देकर खतरा माने गए व्यक्ति से हथियार हटवा सकते हैं। शायद रोजर के हमले के बाद सबसे बड़ी चर्चा कम से कम बंदूक नियंत्रण से इतर इंसेल्स और महिलाओं के प्रति घृणा के विषय पर हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने उनके कृत्यों को महिलाओं के प्रति घृणा से प्रेरित उग्रवाद कहा, जिससे इंसेल संस्कृति का मुद्दा उजागर हुआ। जो पुरुष इस समुदाय का हिस्सा थे, उन्होंने रोजर की हिंसक हत्या की घटना को अपनी मुहिम की जीत के रूप में मनाया। ऑनलाइन श्रद्धांजलि गीत पोस्ट किए और रोजर की तस्वीर वाले उत्पाद भी बनाए। अपनी जश्न की पोस्टों में उन्होंने रोजर को संत और हीरो कहा और एलियट रोजर इज एन अमेरिकन हीरो नाम से फेसबुक पेज बनाया। सभी इंसेल्स से रोजर की नारीवाद के खिलाफ संघर्ष में दी गई कुर्बानी को श्रद्धांजलि देने की अपील की गई। उसके 2014 के इस्लामिस्टा हमलों ने भी वर्षों में दूसरों को प्रेरित किया। 2018 में एलेक मिनासियन, जो टोरंटो कनाडा में 25 साल का था, ने अपने ट्रक को पैदल यात्रियों पर चढ़ाकर 11 लोगों की हत्या कर दी और 15 अन्य को घायल कर दिया। वो रोजर्स से प्रभावित था, इंसेल समुदाय का सदस्य था और हत्या से पहले फेसबुक पर पोस्ट किया था, प्राइवेट रिक्रूट मिनासियन इन्फेंट्री 00010। कृपया सार्जेंट चर्चन से बात करने की इच्छा है। इंसेल विद्रोह शुरू हो चुका है। हम सभी चैड्स और स्टेसीज को हटाएंगे। सर्वोच्च जेंटलमैन एलियट रोजर की जय हो। मिनासियन के कथित प्रशंसकों ने ऑनलाइन लिखा, मैं हर उस पीड़िता के लिए बियर पीऊंगा जो 18-35 साल की महिला होगी। ट्विटर पर भी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ पुरुषों की हिंसा पर कई चर्चाएं हुईं, जो आज वैश्विक समस्या है। कुछ पुरुषों ने नॉट ऑल मेन हैशटैग का इस्तेमाल ये जताने के लिए किया कि सभी पुरुष महिलाओं के मामले में रोजर की तरह व्यवहार, प्रतिक्रिया या बात नहीं करेंगे और न ही वे ऐसे हमलों में भाग लेंगे। कुछ पुरुषों ने कहा कि रोजर की हत्याएं स्त्री द्वेषी नहीं थीं, क्योंकि उसने ज्यादा पुरुष मारे और वो मानसिक रूप से बीमार था। कई लोगों ने रोजर के अत्याचारों के लिए अमेरिका में बंदूक नियंत्रण की कमी को जिम्मेदार ठहराया। ऑनलाइन महिलाओं ने #YesAllWomen हैशटैग से बताया कि सभी महिलाओं को जीवन में कभी न कभी लिंगभेद या स्त्री द्वेष झेलना पड़ता है। इस हैशटैग की शुरुआत बातचीत को रोजर से हटाकर महिलाओं और लड़कियों के अनुभवों पर लाने के लिए हुई थी। लीचिन और पीटर रोजर जानते थे कि उनका बेटा अलग है, पर उन्हें उसकी हिंसक क्षमता का अंदाजा नहीं था। उन्होंने उसके जीवन में कई बार हस्तक्षेप किया, लेकिन कभी सफल नहीं हुए। पीटर ने याद किया कि किशोरावस्था में उन्होंने रोजर से कई बार बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने उसे भरोसा दिलाया था कि एक दिन उसे सही इंसान मिलेगा, वो प्यार में पड़ेगा और परिवार शुरू करेगा, और ये भी बताया था कि दूसरों की तुलना में देर से सेक्स करना कोई गलत बात नहीं है। पीटर बाद में मीडिया को बताएंगे कि उनका बेटा बिल्कुल भी बुरा नहीं था और जोड़ेंगे उसके साथ कुछ हुआ था। वह सबसे सुंदर, दयालु, प्यारा लड़का था और उसके साथ कुछ हुआ था। वह बहुत प्यारा था। वो इतना हंसता था कि कभी-कभी हमें चिंता होती थी कि वह घुट न जाए। साथ ही रोजर के बड़े होने पर उसमें एक पक्ष था जो उसने परिवार को नहीं दिखाया। लीचिन ने इस बीच अपने बेटे या उसके अपराधों पर चर्चा करने से इनकार कर दिया है और कहा है, मुझे लगता है कि दुनिया का ध्यान पीड़ितों के प्रियजनों पर और उन सुंदर जिंदगियों को याद करने पर होना चाहिए जो इतनी दुखद तरीके से खो गईं।